आज का पाठ है हमारा रीढ़ की हड्डी। और इस पाठ की समरी हम यहाँ पर पढ़ेंगे जिससे कि कम समय में आपको इस पाठ का जो ओवरऑल आइडिया है वो समझ में आ सके और आप कम समय में ही इस पाठ को समझकर उसके लिए अच्छी तैयारी कर सकें। तो जैसे कि पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी क्या है वो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस पाठ का विषय ये क्यों रखा गया है, जब हम पाठ पढ़ लेंगे तो हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। रीढ़ की हड्डी नामक पाठ जो है ये एक एकांकी है। आप सब भी जो है वो नाटक जानते होंगे, ड्रामा है जो प्ले किया जाता है। इसकी एक टाइमिंग होती है, इसमें कैरेक्टर कितने हैं उसकी भी एक सीमा होती है। सेम एज इट इज़ एकांकी भी होता है, इसे भी प्ले किया जाता है। लेकिन एकांकी जो है वो नाटक का एक उसके अगर हम दोनों में डिफरेंस करें तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है। एक ही सीन जो है जहाँ दिखाया जाता है उसे एकांकी कहा जाता है। आप देखेंगे नाम से ही एक अंकी, यानी एक अंक जहाँ दिखाया जाता है, जहाँ एक ही सीन प्ले किया जाता है। तो रीढ़ की हड्डी पाठ भी यही है, जहाँ पर सिर्फ एक सीन दिखाया जा रहा है। वो क्या है वो पाठ को पढ़ते हुए, इसकी समरी पढ़ते हुए हम समझ जाएंगे। जिसमें नारी को सम्मानजनक स्थान ना दिए जाने की जो समस्या है उसका प्रभावी चित्रण किया गया है। और इसके जो पात्र हैं वो इस प्रकार है। यहाँ पर आपको इस पाठ के अंतर्गत ये जो पात्र है वो देखने को मिलेंगे। उमा जो कि बीए पास चरित्रवान लड़की है और आकर्षक चेहरा है, पर आंखों पर उसके चश्मा है। रामस्वरूप जो कि उमा के पिता जी हैं। प्रेमा जो कि उमा की माता जी हैं। शंकर उमा को देखने आने वाला लड़का है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता है जो पेशे से वकील है। रतन नौकर है। तो ये पाठ है जहाँ पर एक सीन चलेगा कि लड़के वाले जो है लड़की को देखने आ रहे हैं। लड़की बीए पास है, चरित्रवान है, सुंदर है, आंखों पर चश्मा है। माता पिता है, पिता जो है रामस्वरूप है, माता प्रेमा जी है। शंकर लड़के का नाम है और लड़के के पापा का नाम जो है गोपाल प्रसाद है, और साथ ही यहाँ पर नौकर भी है जिसका नाम है रतन। रामस्वरूप की पुत्री उमा को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। उनके स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। रामस्वरूप जो है वो अपने नौकर के साथ तख्त और उस पर बिछाई जाने वाली चादर को ठीक करता है। सीन तो हम सभी को पता चल चुका है, ये एक एकांकी है जिसमें एक सीन प्ले किया जाता है। और वो सीन यहाँ पर ये है कि लड़के वाले आने वाले हैं, उसकी तैयारी चल रही है, फिर उसके बाद लड़के वाले आएंगे, कुछ बातचीत होएगी और यही इस पाठ का मर्म इसी के जरिए जो है निकाल लिया जाएगा। अब रामस्वरूप जो है अपनी पुत्री उमा को देखने आने वाले लड़के वालों की स्वागत के लिए तैयारी कर रहे हैं अपने नौकर के साथ। तख्त और उस पर बिछाई जाने वाली चादर को ठीक कर रहे हैं। प्रेमा जो है वो रामस्वरूप से कहती है कि उमा मुंह फुलाए हुए बैठी हुई है, तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर सिर पर चढ़ा रखा है। इससे तो अच्छा हमारा ही जमाना था जब लड़कियां कम पढ़ा लिखा करती थी। उमा को देखने आने वालों के स्वागत का रामस्वरूप ने पूरा प्रबंध कर रखा है। घर में तैयारियां चल रही हैं और पुत्री उमा को देखने आने वाले हैं लड़के वाले, और रामस्वरूप जो कि पिता है वो तैयारियां कर रहे हैं नौकर रतन के साथ मिलकर। और उस पर माँ जब आती है, प्रेमा जिनका नाम है, वो ये कहती है कि उमा जो है मुंह फुलाकर बैठी हुई है, तुम्ही ने सर चढ़ा रखा है पढ़ा लिखा कर उसे। पहले का ज़माना ठीक था जब लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी। कहने का मतलब ये है कि पहले की लड़कियां उनके हिसाब से सही थी कि जैसा आपने उसे राह दिखा दी जीवन की, वो सही हो या गलत, और लड़कियां जो है सर नीचा किया उसे मान लेती थी, अपने अच्छे और भले के लिए कुछ भी वो कहा नहीं करती थी। इसके बाद उमा को देखने आने वालों के स्वागत का रामस्वरूप ने पूरा प्रबंध कर रखा है। वे अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि गोपाल प्रसाद को हरगिज ये पता नहीं चलना चाहिए कि उमा बीए पास है, उसे मैट्रिक पास बताना। अब यहाँ पर जो उमा के पिताजी हैं वो अपनी ही पत्नी यानी उमा की माँ से ये कह रहे हैं कि लड़के वाले जब आ जाएंगे तो लड़के के पिता से ये बिल्कुल ना बताए कि उमा जो है बीए पास है। हालांकि घर वालों के लिए ये एक बहुत ही खुश कर देने वाली बात होनी चाहिए कि लड़की उनकी जो है इस ज़माने में इतनी पढ़ी लिखी है, और उसे अपनी शान दिखाते हुए शान माननी चाहिए, बजाय कि उसको अपनी एक शर्मसार बात होनी चाहिए। तो यहाँ पर पिता जो है बेटी की माँ से ये कह रहे हैं कि लड़के वालों को बिल्कुल नहीं बताना है कि ये लड़की जो है बीए पास है, और वो सिर्फ बताना है कि तुम्हें मैट्रिक पास है। लड़के वाले दकियानूसी विचारों वाले हैं। पिता ये जानते हैं कि जो लड़के वाले आ रहे हैं वो थोड़े पुराने ख्यालातों वाले हैं,
जो उनके विचार जो है सही नहीं है, दकियानूसी विचारों वाले उन्हें कहा जाता है। उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। वे बताते हैं कि उमा को देखने गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आ रहे हैं। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील हैं। हालांकि अभी उमा के ही पिता से ये पता चलता है कि वे जो लड़के वाले हैं वो दकियानूसी विचार है, लेकिन इसी के साथ ये भी पता चल रहा है कि गोपाल प्रसाद जो है वो पेशे से वकील है। वो स्वयं इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन विचारों से अभी भी वो दकियानूसी ही हैं तथा सभा सोसाइटियों में उनकी अच्छी इज्जत रखते हैं। और उनका बेटा जो है बीएससी करके मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, फिर भी वह अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते हैं। वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम उमा को ठीक से समझा देना, और यही बात अपनी बेटी को समझाना है। इसके लिए अपनी पत्नी को ये बातें बता रहे हैं कि तुम उमा को समझा दो कि वो इसी तरीके से बिहेव करे जैसे कि वो चाहते हैं। प्रेमा उनसे कहती है कि मुझे तो विश्वास नहीं कि उमा झूठ बोल सकेगी, फिर भी वे कोशिश करेंगी। तो इस तरीके से प्रेमा जो है उसी वक्त ये बात बता देती है कि शायद ही ऐसा हो कि उनकी बेटी झूठ बोले, कि वो इतनी ही पढ़ी लिखी है, वो झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेंगी। गोपाल प्रसाद जो है अपने बेटे शंकर के साथ समय पर आते हैं और इस तरीके से अब लड़के वालों का आगमन होता है। लड़का शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद जो है हाजिर होते हैं। घर में उनका स्वागत होता है। राम स्वरूप विनम्रता पूर्वक उनका स्वागत करते हैं और दोनों अपने अपने ज़माने की बातों में खो जाते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक चल रहा है जिसको हर किसी ने फेस किया ही होगा, चाहे आपने अपने घरों में अपने जो आप देख सकते हैं कि कज़िन वगैरह के बच्चों के और भाई बहनों के शादी वगैरह के लिए जो है ये ऐसे वाक़ये जो हैं अक्सर हो जाते हैं। ऑलमोस्ट सभी ने फेस किए हुए होते हैं, देख लिया होता है ज़माना कैसे चल रहा है। राम स्वरूप जो है विनम्रता पूर्वक उनका स्वागत करते हैं और दोनों अपने अपने ज़माने की बातें करते हैं, उसी में खो जाते हैं। इसी बीच नाश्ता लाया जाता है। बातें जारी रहती हैं जिनका सार यह है कि लड़कियों को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। दोनों पार्टीज यानी कि लड़के वाले और लड़की वालों के बीच में बातें चल रही है। उनके पिता आपस में बातें कर रहे हैं और उसका टॉपिक यही है, मर्म उसका यही निकल रहा है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने लिखाने की ज़रूरत नहीं है। उनके हिसाब से उनका अधिक पढ़ना लिखना जो है वो अच्छा नहीं होता। लड़कियां घर के लिए तथा लड़के बाहर के लिए होते हैं। आखिर लड़कियां घर में काम करने के लिए ही तो होती हैं। उन्हें अपने बेटे शंकर के लिए कम पढ़ी लिखी यानी मैट्रिक पास लड़की ही चाहिए। राम स्वरूप भी गोपाल प्रसाद की बात का समर्थन करते हैं। राम स्वरूप जो कि अगर उनके विचार ऐसे नहीं भी हैं, लेकिन बेटी का विवाह करने के लिए लड़के का जो पिता है यानी जो कि गोपाल प्रसाद जी हैं, अगर वो दकियानूसी विचारों वाले हैं तो सिर्फ बेटी का विवाह करने के लिए वो उनकी हाँ में हाँ मिलाते चले जाते हैं और उनकी बात का समर्थन करते हैं कि ऊंची शिक्षा जो है वो सिर्फ पुरुषों को ही प्राप्त होनी चाहिए। इसी बीच उमा जो है तश्तरी में पान रखकर उस कमरे में आती है और तभी लड़की का आगमन होता है और वो आती है, उसका यहाँ पर आगमन होता है, तश्तरी में पान रखकर आती है कमरे में। गोपाल प्रसाद अब तक लड़कियों के विरुद्ध बातें करते रहते हैं। वे उमा की चाल और चेहरा देखने की बात करते हैं। उमा जब अपना चेहरा उठाती है तो चश्मा लगा हुआ चेहरा देख गोपाल प्रसाद चौंक जाते हैं। अब लड़की के चेहरे पे चश्मा लगा होने का मतलब वो बहुत पढ़ी लिखी है। दूसरा, थोड़ा आप शारीरिक पक्ष से भी कि लड़की को सुंदर और गोरा ही होना चाहिए दकियानूसी विचारों के अनुसार। उमा जब अपना चेहरा उठाती है तो चश्मा लगा हुआ चेहरा देख गोपाल प्रसाद जो है वो चौंक जाते हैं। अब गोपाल प्रसाद को उमा की शिक्षा पर संदेह होता है। ये दोबारा उससे उसकी शिक्षा के विषय में जानना चाहते हैं। अब वो शंका मन में आ चुकी है क्योंकि चश्मा लगा है आंखों पे, इसका मतलब वो पढ़ी लिखी है और संदेह होता है और इसलिए वो उसकी शिक्षा से संबंधित विषय पर जानना फिर से चाहते हैं। अब उमा सब्र नहीं कर पाती है। वह उनसे कहती है कि वह फर्नीचर से भी बदतर है, क्योंकि फर्नीचर खरीदने आने वाला फर्नीचर को देखता है। उमा ये सारे वाक्य को देखकर अब चुप नहीं रह पाती है और वो ये कह देती है कि तुम फर्नीचर से भी बदतर हो, यानी फर्नीचर से भी खराब स्थिति में हो, क्योंकि जो फर्नीचर खरीदने आने वाला फर्नीचर को देखता है वह फर्नीचर से कोई प्रश्न नहीं पूछता है। अब गोपाल प्रसाद का उमा की शिक्षा के प्रति जो संदेह था वो विश्वास में बदल जाता है। उमा की इस तरीके की बातें करना जिसमें लॉजिक तो है लेकिन
उन लोगों के सामने उसकी ज़बान का खुलना, इस तरीके की बात करना जो कि दकियानूसी विचार वालों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस तरीके से अब जो भी कोई शिक्षा से संबंधित सवाल या संदेह रह गया था वो क्लियर हो चुका है। वह समझ जाता है कि उमा कम पढ़ी लिखी नहीं है। वह पुनः राम स्वरूप से उमा की शिक्षा के बारे में पूछते हैं। राम स्वरूप कुछ कहे उससे पहले ही उमा जवाब देती है कि वह बीए पास है। वह शंकर के बारे में कहती है कि ये लड़का शंकर पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते हुए पकड़ा गया था और अपमानित करते हुए भगाया गया था। और इस तरीके से जो अपने इतने ठाट बाट दिखा रहे थे, लड़के वाले होने का इतना शान दिखा रहे थे और ऐसी बातें कर रहे थे कि लड़कियों को कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो कहाँ के लिए ही सही रहती हैं, इन सब बातों पे अपनी शान दिखाने वाले का उमा ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि ये जो लड़का है शंकर, ये पिछली ही फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमता हुआ पकड़ा गया और अपमानित करते हुए भगाया भी गया था। उस समय इसने अपने प्राण बचाने के लिए नौकरानी के भी पैर पकड़े थे। मैंने बीए किया है, कोई पाप नहीं, मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है। गोपाल प्रसाद क्रोधित होकर स्वयं को अपमानित किए जाने की बात कहते हैं और अपने बेटे के साथ दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं। उमा कहती है कि घर जाकर पता कर लीजिएगा कि आपके बेटे की बैकबोन अर्थात रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। क्रोधित गोपालदास रुआं सा चेहरा लिए शंकर को लेकर चले जाते हैं और इस तरीके से उमा का जवाब देना, उसका पढ़ा लिखा निकलना और उसका अपमान हो जाना उसको शर्मसार कर देता है। इसलिए पाठ का नाम रीढ़ की हड्डी रखा गया है कि जब आप बिन पेंदी के लोटे बन के आप एक तरफ जब आप अपने आप को बचाने के लिए नौकरानी के भी पैरों पर गिर पड़ते हैं और एक तरफ आप अपनी शान इस तरीके से दिखा रहे हैं कि लड़कियों को कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए और कितना नहीं, ये आप तय करेंगे, ऐसी बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पास बैकबोन ही नहीं है। आप कैसी सोच रखते हैं? इसी बात को यहाँ पर समझाने के लिए इस पाठ का, इस लेख का जो विषय है, जो शीर्षक है, वो रीढ़ की हड्डी रखा गया है। आई होप कि आपको ये चैप्टर और इसकी समरी जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल वे में और समाज से उठाया हुआ एक टॉपिक है जिससे हर कोई कनेक्ट कर सकता है। अगर आपको ये समरी सेशन जो है हेल्प कर रहा है तो ज़रूर अपने दोस्तों से साझा करें जिससे कि उन्हें भी ये चीज़ें समझ में आ सके, उनकी भी हेल्प हो सके। और इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहें जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें और हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहे। धन्यवाद।